हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि वो गलतियां जो मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में की थी, इस वीडियो में मैं वो आपको बताने वाला हूं। और भाई इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना, जो जो पॉइंट बताऊं उसको नोट कर लेना कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है। एकदम सच बोल रहा हूं, मैंने ये गलतियां खुद अपनी टाइम पे की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज इसको सीरियस देखना और इस बात को मान लेना कि भाई ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। सबसे पहली गलती है रिवीजन की। ये रिवीजन भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये समझ लो कि जब आप दाल बनाओ और उसमें छौंका ना लगाओ तो फिर दाल का मजा बेकार है। इसीलिए पढ़ाई कितनी भी कर लो, लेकिन अगर उसका रिवीजन नहीं हो रहा है ना, तो मतलब ये वैसा ही हो गया कि दाल में छौंका नहीं लगाया, यानी कि पढ़ाई के साथ आपने पीछे का रिवाइज नहीं किया। ये बहुत जरूरी है और कसम से बता रहा हूं भाई, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी जो साइंस थी, केमिस्ट्री थी खासकर, उसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी मुझे ज्यादा खासकर पसंद थी नहीं, फिजिक्स ज्यादा पसंद थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये रिवीजन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ढील दे दी, यानी कि केमिस्ट्री का तो मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो रिवीजन ही नहीं किया था। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो लास्ट वाले चैप्टर थे, उनका रिवीजन नहीं किया। तो लास्ट में क्या हुआ, जब कुछ पेपर से जब एक हफ्ता पहले बचा, तब भाई लगा यार बताओ, अभी रिवीजन नहीं किया। पेपर का एक दिन पहले आ गया, अरे रिवीजन ही नहीं किया था। अभी आपके पेपर में 1 से 2 महीना है, जब मेरे पेपर में भी 1 से 2 महीने थे ना, तब भी मुझे ये याद दिलाया गया कि भैया अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। मतलब सिलेबस तो आगे चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन पिछला रिवाइज स्टार्ट कर दो। तो मैंने सोचा कि यार अभी क्या 2 महीने हैं, अभी बाद में कर लेंगे, रिवीजन का क्या है, पेपर के तो एक दिन पहले रिवीजन हो जाता है। नहीं, सबसे बड़ा ब्लंडर यही है कि पेपर के एक दिन पहले रिवीजन हो जाता है। नहीं भाई, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है सिलेबस में, आपके 2-4 चैप्टर हैं, तो आपको टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहना है हर सब्जेक्ट में। प्लीज रिवीजन रिवीजन ये जो चीज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई मुझसे पूछे इस वीडियो का सबसे बिल्कुल क्रक्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है रिवीजन। भाई रिवीजन मत छोड़ना, आगे का आप पढ़ते रहो लेकिन रिवीजन जरूर करना। सबसे बड़ी गलती मैंने रिवीजन में की थी, और इस वजह से भाई साइंस के पेपर में तो इतना ज्यादा टेंशन हो रही थी कि भाई ना केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, बहुत मतलब टूटा फूटा पड़ा था। इसीलिए फिजिक्स का अच्छा गया था, लेकिन मेरा बायोलॉजी में थोड़ा खराब गया था, और केमिस्ट्री में भी 1-8 नंबर का, मतलब 2-4 नंबर का मेरा छूट गया था, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। अरे भैया, जैसे हमने आपको बताया कि हमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन भाई नंबर तो सबको देना है। साइंस भी 100 नंबर का है, मगर मैथ भी 100 नंबर का आएगा, हिंदी भी 100 नंबर का आएगा, इंग्लिश भी, एसएसटी भी आपका, और जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी, भाई सब 100 नंबर के आएंगे। इसलिए हमें सबको बराबर वैल्यू देनी है, क्योंकि सबसे हमें 100 नंबर चाहिए। सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, जैसे सोशल साइंस है, बहुत सारे लोगों को भाई बोरिंग लगता है। अरे सोशल साइंस ये भी कोई पढ़ने वाली चीज़ है? भाई है, मैंने भी यही किया था। सोशल साइंस अच्छी नहीं लगती थी। केमिस्ट्री का तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि रिवीजन नहीं किया था, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा एकदम गुड़गोबर हो गया था, ठीक है। सोशल साइंस है, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया 1 हफ्ता पहले पढ़ लेंगे। नहीं यार, अभी तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं। अगर अभी तक उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि बाद में पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, तो अब सही समय आ गया। अभी आपके एग्जाम में 1 से 2 महीना है, और अभी से भी आपको ऐसे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, एसएसटी पढ़ना हमें बोरिंग लगता है, मैं कुछ बच्चों को अच्छा भी लग सकता है ना, एसएसटी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या केमिस्ट्री पढ़ना है, या बायोलॉजी पढ़ना, तो भाई नंबर हमें सबसे खींचने हैं। इसलिए ये एक्सक्यूज मत देना कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, बाद में कोई सुनने नहीं आएगा तुम्हारा ये एक्सक्यूज। जब तुम्हारे नंबर अगर आ गए 100 में 80 तो 100 में 80, और 100 में 100 तो 100 में 100, ये कोई नहीं सुनने आएगा सब्जेक्ट अच्छा लगता था या नहीं लगता था। इसलिए इस चीज पे ध्यान देना कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने उसको पढ़ा नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। तीसरा जो पॉइंट है वो यही है, देखो बायोलॉजी में डायग्राम। भाई मैं जब अपनी कोचिंग में पढ़ता भी था, तो जैसे हमारे यहाँ मैम पढ़ाती थी, तो बायोलॉजी में डायग्राम बनाया, हर्ट का बनाया, थोड़ा टूटा फूटा। भाई डायग्राम मतलब आर्ट मेरी शुरू से ही बहुत बेकार है, और मेरे आर्ट की वजह से नंबर खराब भी हो गए बोर्ड पेपर में। आर्ट में मेरे 78 नंबर थे, मतलब 100 में 78, सबसे खराब उसी में थे, ठीक है। तो आर्ट की वजह से, तो इसी में बायोलॉजी में जो डायग्राम थे ना, जैसे हार्ट का डायग्राम हो गया, ब्रेन का डायग्राम हो गया, भाई बहुत ज्यादा ही मैं उसको टालता था। अरे अब नहीं, मेरी कॉपी अगर आप बायोलॉजी की उठा के देखोगे ना, तो उसमें कोई डायग्राम आपको पूरा मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती, मैं गर्व से नहीं बता रहा हूँ, अब लगता है यार पता नहीं देखो क्या करता था। भाई भले ही आर्ट बनानी नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस तो हमें करनी चाहिए ना। इसीलिए पेपर के एक दिन पहले हम सोचे थे अब कितने सारे डायग्राम है यार, कितना सारा डायग्राम बनाने, अभी से डायग्राम की प्रैक्टिस चालू कर दो। ऐसे बच्चे जिनको डायग्राम देख के भैया बड़ा बेकार लगता है कि हमसे तो नहीं बनेगा डायग्राम, प्लीज 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 बनाने लगो डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से बायोलॉजी में तो डायरेक्ट यार डायग्राम के नंबर मिलते हैं। हार्ट का आया है ना, जितने की थ्योरी नहीं लिखोगे उससे ज्यादा आपको डायग्राम, अगर आपने नीट एंड क्लीन बनाया और उसमें अच्छे से हर जगह नेमिंग की है, तो डायग्राम में आपको बहुत नंबर मिल जाते हैं। इसलिए डायग्राम बहुत जरूरी है, ये आपका बायोलॉजी में खासकर डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम और उसकी अच्छे से नेमिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मेरी ये गलती थी, जितनी भी ये बता रहा हूं भाई मेरी गलती है खुद की, ठीक है। चौथा पॉइंट है एसएसटी में आंसर राइटिंग।
अच्छा एसएसटी में क्या होता है, खासकर मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ, लोगों को लगता है ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा याद होगा तो काम चल जाएगा। नहीं, जो आपके एमसीक्यूज आने हैं, एक एक नंबर के आने हैं, वेरी शॉर्ट आने हैं, उनमें तो देखो डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो वो तो हाँ आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे, ठीक है, लर्न होगा तो आप लिख पाओगे। लेकिन जो एसएसटी में लॉन्ग आंसर राइटिंग होती है, आपसे पूछ लिया गया सॉइल पोल्यूशन के बारे में, है ना, वाटर पोल्यूशन के बारे में, और पूरा जो आपका हिस्ट्री है उसमें पूछ लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, है ना, फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो आपको क्या करना है कि आंसर राइटिंग की आपको अभी से प्रैक्टिस डालनी है। मैं क्या करता था कि ऊपर ऊपर से बस पढ़ लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देखा है, क्वेश्चन आंसर लिखा है, ये देखा, थ्योरी पढ़ ली। भाई पढ़ तो सब लेते हैं, हम लोगों को लिखने की आदत डालनी है, क्योंकि एसएसटी का पेपर सच में लेंदी होता है और उसमें लॉन्ग आंसर जो होते हैं उनमें बहुत सारा लिखना रहता है मटेरियल, इसीलिए आपको लिखने की आदत डालनी है, ठीक है। तो एसएसटी में जो आंसर राइटिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा एसएसटी का पेपर छोटा था इसलिए बता रहा हूँ, एसएसटी और हिंदी का भी लेंदी आता है, मेरा यूपी बोर्ड था, तो भाई मेरे हिंदी का भी छोटा था और एसएसटी का भी छोटा था, तो इसलिए एसएसटी का केवल आंसर राइटिंग की वजह से, देखो मैप वगैरह होता है उसमें पूरे नंबर आप खींच सकते हो, एमसीक्यूज हैं उसमें पूरे नंबर आप ले सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग आंसर है उसमें आंसर राइटिंग आनी चाहिए। एक ऐसा बंदा जिसको कम नॉलेज है उस आंसर की, लेकिन अगर उसको आंसर राइटिंग आती है कि पॉइंट वाइज बना के लिखना है इस तरीके से, तो वो एसएसटी में कंपैरेटिवली जो बंदा जिसको खूब आता है आंसर राइटिंग नहीं आती, वो उससे ज़्यादा नंबर गेन कर सकता है। समझ में आया? इसलिए एसएसटी में आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगी? अभी से जब आप लिखने की प्रैक्टिस डालेंगे, रोज एक आंसर उठा लो, लॉन्ग आंसर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में खुद से लिखने की कोशिश करो, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पांचवा लास्ट पॉइंट, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बाद लास्ट पॉइंट जो मेरे लिए, ये रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और उसके बाद ये, और मैं तो कहता हूँ रिवीजन और ये बराबर के इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है शायद आप सब लोग जानते होंगे, जो आपके सैंपल पेपर होता है या प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है, जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो ये जो मॉक टेस्ट होता है ना, आप यही 3 घंटे 15 मिनट घड़ी में टाइम सेट करके और बोर्ड की कॉपी लेके उसी में एकदम बोर्ड की तरह आप सॉल्व करेंगे। भाई मेरी बात मानना, हर सब्जेक्ट के कम से कम, जैसे मैथ है, साइंस है, हर सब्जेक्ट के कम से कम बोर्ड पेपर से पहले कम से कम 4 से 5 आप सैंपल पेपर लगा के जाना, प्रीवियस ईयर पेपर, उसी कंडीशन में जैसे कि आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। यानी कि जब आप बोर्ड का एग्जाम लिखने जाते हो ना, तो आपको बड़ी घबराहट होती है कि भाई हम दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, हमारे वहाँ पर टीचर भी नहीं है, तो बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही उसी कंडीशन में, उसी वातावरण में पहले से ही बोर्ड का एग्जाम 4-5 बार दे चुके हो, तो कंपैरेटिवली वहाँ पर आपको बहुत कम घबराहट होगी। अच्छा, जब मेरी मतलब क्लास 10th की तैयारी चल रही थी, तो मैं अपने अंकल के पास रहता था लास्ट के जो 2-3 महीने थे, तो वहाँ पर अंकल हमारे यही कहते थे हमसे, चाचा, कि जो मॉक टेस्ट है ना ये दो। तो हम कहते थे कि भैया हमारी अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, मतलब हमेशा देखो जितना भी आप पढ़ लो, लेकिन आपको लगेगा कि पेपर देने जा रहे हैं यार, कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। लेकिन भाई प्रिपरेशन जो है, तैयारी किसी की पूरी नहीं होती। उन्होंने कई बार कहा कि मॉक टेस्ट दो, हम चेक करेंगे, मॉक टेस्ट दो, लेकिन हमने मतलब मैथ के कम से कम बस 2 दिए होंगे, एसएसटी का 1 भी नहीं दिया, इंग्लिश का 1 दिया था, और हिंदी का तो 1 भी नहीं दिया। और भाई देखो हिंदी का भी छूटा, एसएसटी का भी छूटा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो यही कहते थे कि भाई मॉक टेस्ट जब दोगे ना, तो कोई आंसर तुमको अगर एसएसटी में, हिंदी में नहीं भी आता है, तब भी उसको बना के कैसे लिखना है वो तुमको आएगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरा यहीं पे मैं फेल हो गया। देखो मैथ में नहीं छूटा, क्योंकि मैथ में मतलब मेरी कोचिंग में भी टेस्ट होते थे मैथ के स्पेशली, तो मैथ वहाँ भी मतलब प्रैक्टिस हो गई थी मैथ में, और घर में भी 4-5 सैंपल पेपर दिए थे, तो इसमें भी हो गई थी। हिंदी है, एसएसटी है, इंग्लिश है, इसमें मेरा अच्छे से मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे। और हमारे चाचा ने खूब कहा कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, लेकिन हम कहते थे तैयारी पूरी नहीं है। तैयारी किसी की भी पूरी नहीं होती। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नॉर्मल रिवीजन हो जाए, बस मॉक टेस्ट देना चालू करो, उसमें जो गलतियां हैं अब उसके बाद वहां से देखो कि हाँ मुझे इसमें रिवीजन की ये जरूरत है। इस तरीके से ये जो 5 पॉइंट बताया ना मैंने आपको, बहुत जल्दी जल्दी बताया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कसम से बता रहा हूं भाई, ये गलतियां मैंने खुद अपने टाइम पे की हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं मत करना ये गलतियां बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन सी गलती आप अभी कर रहे हो? रिवीजन वाली मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग करते हैं, ज़्यादातर बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, आगे का पढ़ते रहते हैं, ठीक है। आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो? क्या बायोलॉजी के डायग्राम से दिक्कत होती है, एसएसटी में आंसर राइटिंग से, ठीक है, सब्जेक्ट को ये अच्छा नहीं लगता है रिवीजन से? कौन सी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी कमेंट करना कि हाँ भैया मैं आज से अपनी ये दिक्कत सुधारूंगा, जो आपने ये बताया है आज से ही मैं फॉलो करूंगा, ये कमेंट करके जाना, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये तुम्हें करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, अपने मित्र को जरूर भेज देना, अपने फ्रेंड को जरूर भेज देना, ताकि उसकी भी कुछ इससे मदद हो सके, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।